स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय यूपी टेट और सी टेट के पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रम में अगर देखें तो आपके पाठ्यक्रम में जो वाक्य है एक पॉइंट, वाक्य के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले इसके पहले का वीडियो हमने जो दिया उसमें भाषा विज्ञान के जो प्रमुख तत्व हैं उस पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया, जिसमें भाषा विज्ञान के जो 4 प्रमुख तत्व हैं वह है ध्वनि, शब्द को पद भी कहते हैं, वाक्य और अर्थ। इसका विस्तृत वर्णन करने के बाद, पूरा इसके बारे में आपको जानकारी देने के बाद आज का जो विषय है उसमें वाक्य पे विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि वाक्य ही आपके पाठ्यक्रम का मुख्य पॉइंट है, जिसमें वाक्य और सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में विशेष रूप से आपके पाठ्यक्रम में पूछा गया है। लेकिन आज वाक्य पे हम पूर्ण रूप से विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि किसी भी तरह से अगर प्रश्न आए तो आप उसमें किसी प्रकार का संदेह न हो, आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं वाक्य की अगर परिभाषा की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है। पद जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण रूप से अर्थ देने की क्षमता होती है। तो ये हो गया वाक्य की परिभाषा। अगर वाक्य के अंग के बारे में बात करें तो वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। अगर उद्देश्य की बात करें तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि माँ खाना बना रही है तो माँ क्या हो गई, उद्देश्य। या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वाक्य में देखा जाए तो लड़के जो है वह उद्देश्य हो गए। विधेय की बात करें तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि माँ खाना बना रही है तो माँ जो हो गई वो उद्देश्य हो गई और विधेय क्या हुआ, खाना बना रही है। उसी प्रकार से लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वाक्य में अगर देखें तो लड़के उद्देश्य हो गए और क्रिकेट खेल रहे हैं, यह इस वाक्य का विधेय हो गया। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, जो मुख्य अंग हैं उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के अंग, वह है कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तार। ये 5 अंग हैं वाक्य के उद्देश्य और विधेय के आधार पर। आइए देखते हैं, अगर कर्ता की बात करें तो वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि माँ खाना बना रही है, या अगर अगला उदाहरण देखें तो राम अपने घर जाता है। इन वाक्यों में अगर देखा जाए तो माँ या राम जो है वह कर्ता है। कर्ता के विस्तार की अगर बात करें तो यदि कर्ता से पूर्व उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसे कर्ता का विस्तार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, मेरे भाई का मित्र राम अपने घर जाता है। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो मेरे भाई का मित्र राम, यह उद्देश्य हो गया। राम जो है वह कर्ता है और मेरे भाई का मित्र कर्ता का विस्तार हो गया। इसी प्रकार अगला जो अंग है कर्म की बात करें तो जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे सतीश ने लोकेश को पढ़ाया। इस वाक्य में अगर देखें तो लोकेश जो है वह कर्म हुआ। अगर कर्म का विस्तार देखें तो यदि कर्म के पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसे कर्म का विस्तार कहते हैं। जैसे राम ने सीता के छोटे भाई लोकेश को पढ़ाया। इस वाक्य में अगर देखें तो सीता के छोटे भाई कर्म का विस्तार है। यहाँ देखिए, सीता के छोटे भाई, ये क्या हुआ, एक कर्म का विस्तार हो गया। कर्म का विस्तार, जैसा कि यदि कर्म के पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो उसे कर्म का विस्तार कहते हैं। तो सीता के छोटे भाई, ये कर्म का विस्तार हो गया क्योंकि यह
उसकी विशेषता बता रहा है। तीसरा जो अंग है वह है क्रिया। क्रिया की बात अगर करें तो क्रिया के बिना किसी भी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण रह जाता है। जैसे मोहन रहा है, इसमें अगर देखें तो क्रिया न होने से इस वाक्य को देखें तो ये वाक्य अपूर्ण लग रहा है। अगर ऐसे कहें मोहन रहा है, अब मोहन रहा है, मोहन क्या कर रहा है ये हो, तब तो या भी देखिए मोहन गा रहा है, मोहन सो रहा है, तो ये गाना या सोना ये जो है वो कर्म हो गया। तो कर्म के बिना ये वाक्य अधूरा है, क्योंकि मोहन रहा है, इसके बीच में खालीपन है, इसलिए ये पूर्ण नहीं है, यह वाक्य पूर्ण नहीं है। मोहन पढ़ रहा है, या अब पढ़, इसमें देखिए मोहन पढ़ रहा है, मोहन रहा है, यह अधूरा वाक्य है। मोहन पढ़ रहा है तो ये पूर्ण वाक्य होगा। और अब पढ़ जो है वह क्रिया लगने से इस वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रतीत हो रहा है। इसी प्रकार अगर देखें पूरक की बात करें तो कुछ क्रियाएं अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक रखती हैं तथा वाक्य में कथन को पूरा करने का काम पूरक करता है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता थे, एक उदाहरण देखें, जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता थे, इस वाक्य में अगर देखें तो राष्ट्रपिता जो है वह पूरक शब्द है। पांचवा जो उद्देश्य और विधेय के आधार पर जो पांचवा अंग है वाक्य का वह है विस्तार। विस्तार की बात अगर करें तो विशेषण तथा क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त वाक्य में कुछ अन्य शब्द भी विस्तार का काम करते हैं। जैसे पिछले 10 दिनों से मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, इस वाक्य में अगर देखें तो पिछले 10 दिनों से ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है यह विस्तार का कार्य कर रहे हैं। ये हो गई चर्चा वाक्य के अंग। प्रमुख अंग जो है उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के आधार पर जो 5 अंग और हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक और विस्तार, इसकी चर्चा हुई। अब देखते हैं आगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद की बात अगर करें तो वाक्य के भेदों को जो वाक्य के भेद हैं उसके 2 आधार हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है वह 8 प्रकार के हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधात्मक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है संकेतवाचक, पांचवा है संदेहवाचक, छठा है इच्छावाचक, सातवां है आज्ञावाचक और आठवां है विस्मयाद वाचक। आइए विस्तृत रूप से इसको देखते हैं। विधानवाचक की अगर बात करें तो जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो तो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम ने दुष्ट रावण को मारा, या दूसरा सेंटेंस अगर देखें तो तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हुआ। ये जो वाक्य है वह विधानवाचक है। निषेधवाचक की अगर बात करें तो जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या न होने का कथन हो उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सुरेश ने रमेश को पुस्तक नहीं दी, यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। जहां नहीं शब्द का प्रयोग होगा जिस वाक्य में, वह वाक्य जो है वह निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि वहां क्रिया नहीं हो रही है। जब भी नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वह वाक्य जो है वह निषेधात्मक हो जाएगा। तीसरा है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह घर आ गया, आप मुझे किसको दक्षिणा दे रहे हैं, आप मुझे किसको दक्षिणा दे रहे हैं। इन वाक्यों में देखिए ये प्रश्न किया जा रहा है, क्या या कब या कैसे। जब ये सब शब्द प्रयोग होंगे तो वो वाक्य जो है वह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। चौथा है संकेतवाचक। संकेतवाचक जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसमें जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रात होगी तो आसमान में तारे निकलेंगे, बिजली होगी तो कारखाने चलेंगे। इस वाक्य में देखिए एक वाक्य जो है वह दूसरे पर निर्भर है,
जब इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि एक वाक्य दूसरे की ओर संकेत कर रहा है कि उस वो देखिए, रात होगी तो आसमान में तारे निकलेंगे, दिन होगा तो आसमान में सूरज निकलेगा। इस तरह के जो वाक्य है, एक वाक्य पे जब दूसरे वाक्य की निर्भरता होगी तो वहां संकेतवाचक वाक्य होगा। पांचवा है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य की बात करें अगर, तो जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए, अब तक गाड़ी कानपुर पहुंच चुकी होगी, राहुल प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इस प्रकार का जो शब्द है, इसमें देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है, संदेह व्यक्त किया जा रहा है, या संभावना या संदेह दोनों जब व्यक्त किया जाएगा तो ये संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगला देखिए इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, कामना, आशीर्वाद, इन शब्दों का जो बोध होता है तो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। इस प्रकार की इच्छा हो गई, कामना हो गया, या आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, या आप कुछ प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, तो ये सब जो होगा, जो आपकी इच्छा पर पूर्ण रूप से निर्भर होगा, तो वो इच्छावाचक वाक्य हो गया है, जिसमें आप पूर्ण रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त करेंगे या किसी को आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देना भी स्वेच्छा पे ही डिपेंड करता है। तो ये जो वाक्य होंगे वह इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। सातवां है आज्ञावाचक। जिस वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कुछ, आप यह ले सकते हैं, तुम अब तक रहना चाहो रह सकते हो, तुम जब तक रहना चाहो रह सकते हो। ये क्या होगा, ये आज्ञा देने की बात हो गई। तो ये हो गया आज्ञावाचक शब्द, या किसी को अनुमति प्रदान करना या किसी को अनुरोध का बोध हो, तो ये वाक्य जो होंगे वह आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। आठवां है विस्मयादि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक इस प्रकार के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुमने खूब छक्का मारा। अगला वाक्य देखिए, किंतु यह क्या। इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे तो वहां विस्मयादिवाचक वाक्य होंगे। इस प्रकार के वाक्य जहां पे हर्ष, शोक या विस्मय का भाव प्रकट होगा, वहां पे विस्मयवाचक वाक्य होंगे। ये था अर्थ के आधार पर रचना के 8 भेदों के बारे में हमने बताया। अब देखते हैं जो दूसरा भेद है वाक्य का। वाक्य के जैसे हमने पहले ही बताया कि 2 भेद मुख्य है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद हुए वाक्य के, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। अब देखते हैं जो दूसरा मुख्य भेद है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद की अगर बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और यही जो है आपके पाठ्यक्रम का मुख्य बिंदु भी है, जिसमें वाक्य क्या जो है पूछा गया है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में। आइए आज इस पे विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला जो भेद है वह है सरल वाक्य। आइए देखते हैं इसके बारे में। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा और एक ही क्रिया होगी, वह सरल वाक्य होगा। जैसे दिनेश के पिता ने सुरेश को हिंदी पढ़ाई। दिनेश के पिता ने सुरेश को हिंदी पढ़ाई। इस वाक्य में देखिए तो उद्देश्य भी एक है, विधेय भी एक है और मुख्य क्रिया भी एक ही है, इसलिए यह सरल वाक्य है। अगला अगर देखें तो बिलवासी जी चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। इस वाक्य में भी एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और
एक ही क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए, समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, जब दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम आया परंतु श्याम चला गया, ये हो गया, ये समुच्चय बोधक। परंतु से ये दो वाक्य जुड़ रहे हैं। राम आया एक वाक्य हो गया, श्याम चला गया ये दूसरा वाक्य हो गया। इस बीच में एक परंतु शब्द लगा देने से समुच्चय बोधक जुड़ गया, इसमें परंतु शब्द जो जुड़ गया उसकी वजह से यह जो है वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ करके ये एक वाक्य बना है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन ने पत्र लिखा और सोहन ने चित्र बनाया। अब देखिए, ये भी दो वाक्य हो गया। मोहन ने पत्र लिखा एक वाक्य हो गया, सोहन ने चित्र बनाया ये भी एक वाक्य हो गया। किंतु इस वाक्य को अगर देखें तो इन दोनों वाक्यों के बीच में और एक जुड़ गया जो समुच्चय बोधक शब्द है, और ये जुड़ गया जिससे ये मिश्रित वाक्य हो गया, क्योंकि ये दो वाक्यों को मिला करके बना है। दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ रहे हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा देखते हैं मिश्रित वाक्य। तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो प्रकार है वह है मिश्रित वाक्य का। मिश्रित वाक्य के बारे में देखें तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा मिश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि स्नेहा अच्छी लड़की है, जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। इन वाक्यों में जो है देखिए, तो वे अब भी पैदल जाती है प्रधान उपवाक्य तथा शेष जो है वह आश्रित उपवाक्य है, इसलिए यह जो है मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य जो है वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य जो है वह वैधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, ये था रचना के आधार पर वाक्य क्या भेद। रचना के आधार पर जो आपके पाठ्यक्रम में है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसके कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बताए। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस उदाहरण को अपने आसपास या अपने बोलचाल की भाषा में भी इसको समझ सकते हैं, वाक्य के भेद को। जब आप अपने जो आप खुद से बोलते हैं, जब आप खुद से जो बोलते हैं उसको जब इस कसौटी पर देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जब देखेंगे अपने ही वाक्य को, तो आप पाएंगे कि आप प्रतिदिन प्रतिपल जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य इनका प्रयोग करते ही करते हैं, बस इसके नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप इसको नियम के आधार पर इसको परखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है, ये सामान्य बोलचाल में प्रतिदिन हम लोग प्रयोग करते ही हैं। आइए देखते हैं उपवाक्य के बारे में। अब देखें तो उपवाक्य के बारे में अगर देखें तो उपवाक्य जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो होता है वह स्वतंत्र होता है, जिसकी वह किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। जो प्रधान उपवाक्य रहता है वह अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, वह किसी भी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। देखिए कुछ उदाहरण। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। इसमें अगर देखें तो माँ ने कहा था कि यह जो वाक्य है यह स्वतंत्र उपवाक्य है, और उन्हें बाजार जाना है यह जो है वह आश्रित उपवाक्य हो गया। देखिए उपवाक्य में देखें तो दो भेद है, पहला है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का जो है उसके बारे में अगर देखें तो आश्रित उपवाक्य का पूरा भाव ही दूसरे वाक्य की सहायता से प्रकट होता है। जैसे देखिए आश्रित उपवाक्य का उदाहरण देखिए, हो सकता है कि हम नया टेलीविजन खरीदें। देखिए नया टेलीविजन खरीदें यह तो एक वाक्य हो गया, लेकिन हो सकता है कि
हो सकता है कि जो है हो सकता है कि हम नया टेलीविजन खरीदें। इस वाक्य में देखें तो नया टेलीविजन खरीदें, यह जो है वह आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, इसी के साथ आश्रित उपवाक्य के भेद की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की बात करें तो जब उपवाक्य किसी संज्ञक या सर्वनाम के स्थान पर आकर कर्ता कर्म या पूरक का कार्य करता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे अभिभावक जो कहते हैं सही है। इसमें देखिए, अभिभावक जो कहते हैं, ये पद जो है वह कर्ता का कार्य पर कार्य कर रहा है और यह संज्ञा उपवाक्य है। अगर विशेषण उपवाक्य की बात करें तो जब उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण का काम करे तब उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। मैंने चुटकुला सुनाया जिस पर खूब तालियां बजी। इसमें देखिए तो चुटकुले की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य हो गया। क्रिया विशेषण उपवाक्य की बात अगर करें तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, वह जैसे आया वैसे ही लौट गया। इस उपवाक्य में अगर देखें तो वह जैसे आया पद रीति को बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण उपवाक्य माना जाएगा। आइए देखते हैं कि वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है। ये था उपवाक्य। अब देखते हैं वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है। तो जब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही जो है वह वाक्य का परिवर्तन कहलाता है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। देखिए, रचना की दृष्टि से अगर वाक्य परिवर्तन की बात करें तो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अगर देखें तो सरल वाक्य एक देखते हैं उदाहरण। जैसे पिताजी के घर आते ही वर्षा रुक गई, यह हो गया सरल वाक्य। और अगर इसी को मिश्रित वाक्य में बदलें तो जैसे ही पिताजी घर आए वर्षा रुक गई, यह मिश्रित वाक्य हो गया। अब देखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य अगर बनाने की बात करें तो सरल वाक्य देखिए, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराकर गिर गया, ये सरल वाक्य हो गया। अगर इसी वक्त को संयुक्त वाक्य बनाया जाए तो भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया और गिर गया, ये और शब्द जो जुड़ गया इसकी वजह से यह संयुक्त वाक्य हो गया। देखिए, सरल वाक्य था, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया गिर गया, ये सरल वाक्य हो गया। भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया और गिर गया, और शब्द लगने से यह मिश्रित वाक्य हो गया। इसी प्रकार अगर आगे देखें तो संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अगर इसका उदाहरण देखें कि संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा, तो एक सिंपल सा संयुक्त वाक्य देखिए, वह विद्यालय गया और उसने वहां पाठ याद किए, ये और लगने से ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब इससे मिश्रित वाक्य कैसे बनेगा, देखिए, वह विद्यालय गया जहां उसने पाठ याद किया, वह विद्यालय गया जहां उसने पाठ याद किया, ये मिश्रित वाक्य हो गया। इसी प्रकार अगर अगला उदाहरण देखें तो सरल वाक्य से मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं कि सरल वाक्य से मिश्रित या संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा। देखिए, सरल वाक्य देखिए, वह पुस्तकें खरीदने बाजार गया, ये सरल वाक्य हो गया। मिश्रित वाक्य अगर इसी का देखें तो वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी, यह मिश्रित वाक्य हो गया। इसी का अगर संयुक्त वाक्य देखें तो वह बाजार गया तथा उसने पुस्तकें खरीदी। देखिए, पुस्तकें खरीदी और वह बाजार गया, ये तो एक सिंपल सा शब्द है, एक वाक्य है, लेकिन इसी में देखिए सरल, मिश्रित और संयुक्त कैसे कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। सरल वाक्य हो गया, वह पुस्तकें खरीदने बाजार गया। मिश्रित वाक्य हो गया, वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। और संयुक्त वाक्य हो गया, वह बाजार गया तथा उसने पुस्तकें खरीदी। अर्थ के आधार पर अगर देखें वाक्य परिवर्तन, आइए देखते हैं। अब ये था पहला तो था कि रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन,
और अब देखते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन की अगर बात करें तो वाक्य जो होता है, पहला वाक्य अगर देखें तो विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य अगर देखें तो तुम घर जा रहे हो। निषेधात्मक अगर देखें, इसी का अगर निषेधात्मक रूप देखें तो तुम घर नहीं जा रहे हो, नहीं लगा तो यही वाक्य जो है वह निषेधात्मक हो गया। प्रश्नवाचक में अगर देखें तो क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, यहाँ क्या लगने से ये प्रश्नवाचक हो गया। देखिए इसके, देखिए शब्द तो एक ही आ रहे हैं लेकिन अर्थ जो है वह बदलते जा रहे हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये देखिए विधानवाचक हो गया तुम घर जा रहे हो, निषेधात्मक हो गया तुम घर नहीं जा रहे हो, नहीं शब्द लगने से ये निषेधात्मक हो गया। क्या शब्द लगने से यह प्रश्नवाचक हो गया, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, प्रश्नवाचक हो गया। संकेतवाचक को देखा जाए तो वह बुलाएगा तो तुम घर जाओगे, वह बुलाएगा तो तुम घर जाओगे, ये संकेतवाचक हो गया। संदेहवाचक देखा जाए तो शायद वह घर जा रहा है। देखिए सेंटेंस एक ही है लेकिन एक एक शब्द लगने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। शायद लगने से यह संदेहवाचक हो गया, शायद वह घर जा रहा है। इच्छावाचक अगर देखें तो तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, यहाँ इच्छावाचक हो गया। आज्ञावाचक अगर देखें तो तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, यह आज्ञावाचक हो गया। और विस्मयादिवाचक में अगर देखें तो अरे तुम घर जा रहे हो, यह विस्मय व्यक्त हुआ तो यहाँ अरे लग गया तो अरे तुम घर जा रहे हो, यह विस्मयादिवाचक हो गया। कहने का तात्पर्य है कि वाक्य वही रहता है लेकिन अर्थ जो है एक एक शब्द से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादिवाचक। शब्द एक ही था तुम घर जा रहे हो और एक एक वाक्य था एक एक कि तुम घर जा रहे हो और उसमें नहीं, क्या, वह, बुलाएगा, शायद, तुम्हें, तुम, अरे, ये सब जब जुड़ गए तो उसका अर्थ परिवर्तित होता चला गया। ये थी आज की चर्चा जिसमें हम लोगों ने आज वाक्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।